थैंक यू, थैंक यू। साथियों नमस्कार। पटना नमस्कार। बिहार नमस्कार। इंडिया नमस्कार। आर यू एक्साइटेड? थैंक यू। चलिए सर, अभी हम लोग के बीच में कृष्ण प्रेम सर थे और बहुत दमदार तरीके से मेरा वेलकम किए। उनके लिए तो मैं कुछ लाया नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। कैसे हैं साथियों? बहुत बढ़िया। चलिए सर, बता रहे थे कि आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के दिन हम लोग कुछ सीखते हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं, तो साथियों मैं बता दूं कि मैं आज आप लोग को कुछ सिखाने नहीं आया हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे बड़े हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमसे छोटे भी हैं, हमारे समकक्ष भी हैं। तो मैं आप लोगों को क्या समझा पाऊंगा, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अभी से पौने 3.5 साल, पौने 4 साल पहले मैंने जो है इस सिस्टम में आया था और उस समय मैं इस सिस्टम में फ्रेशर था। फ्रेशर समझ रहे हैं सारे लोग? चलिए, कुछ भी बोलने से पहले मैं चाहूँगा यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन नहीं हैं? चलिए, एक लोग हैं जो ज्वाइन नहीं है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो रिसेंट 1 महीना पहले ज्वाइन किए? 1 महीना पहले ज्वाइन किए हैं हमारे साथ 3 लोग हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और बाकी हमारे पुराने साथी हैं। तो एक चीज मैं कुछ भी बोलने से पहले कहना चाहूंगा कि एक बिहारी अब 1000 पे भारी। भले कुर्सी पे लोग कम हैं, लेकिन एक बिहारी का मतलब होता है 1000 लोगों पे भारी। तो यहाँ पे तो करीब 30-35 लोग बैठे हुए हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये 35-40 लोग जो हैं, है ना, अब 1 पे 1000 है तो कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज जो मैं सिस्टम से सीखा हूँ, जो हमारे अपलाइन से सीखे हैं, अभी तक 3.5 साल पहले मैं भी फ्रेशर था और सबसे लास्ट के कुर्सी पे बैठा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे अपलाइन के सहयोग से, सिस्टम के सहयोग से आज आप लोग के सामने 2 शब्द बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो चलिए साथियों, मैं सिर्फ कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ, सिस्टम की कुछ बातें हैं, वही बात मैं कुछ स्लाइड के माध्यम से, कुछ अपने माध्यम से, हमारे मुख से जो भी कुछ निकलेगा वो सिस्टम की बातें होंगी। मैं अप्लाई से जो सीखा हूँ वही बातें होंगी, इधर उधर की कोई बातें नहीं होगी और सिर्फ मुद्दे की बात होगी। तो चलिए, अभी हमारे कृष्ण प्रेम जी लगातार बता रहे थे कि आप यहाँ जो है अभी 1 से 1.25 घंटे तक अपने तन मन और आत्मा को अगर आप यहाँ स्थिर रखेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज ये 1 से 1.25 घंटे का जो समय लगेगा वो जाया नहीं जाएगा। आप यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग अपने लिए एक जोरदार तालियां। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास होगा कि हम लोग के पास एक डिस्टर्बेंस मशीन है और सर जैसा कि बताए थे, है ना, उसको वाइब्रेशन मोड में ना करके ऑफ ही कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा थी कि आप लोग यहाँ तक आ गए, है ना। और यहाँ जब आ ही गए हैं तो 1 1.25 घंटे तक कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ एजुकेशन की बातें होंगी, उसे आप अगर ले करके जाएंगे तो बहुत कुछ फायदा करेगा। तो चलिए साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फिर से मैं आप तमाम साथियों का इस शुक्रवार के ट्रेनिंग में स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, कुछ भी बताने से पहले मैं अपना परिचय थोड़ा सा देना चाहूँगा। मेरा नाम वीर बहादुर सिंह है और मैं पासी के साथ रामकृष्णा नगर का रहने वाला हूँ। साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम।
हम लोग जिस सिस्टम के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम के बैनर तले काम कर रहे हैं, वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है और ये स्कूल है ना। इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो 3.5 साल का मेरा जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं एक स्लाइड बनाया हूँ, उसको स्लाइड के माध्यम से और कुछ मैं अपने माध्यम से बताऊंगा। यहाँ लिखा हुआ है उसके नीचे 1 गोल 1 पैशन और 1 टीम। 1 गोल, थोड़ा ध्यान देंगे, 1 गोल 1 पैशन और 1 टीम, है ना। सबसे पहले एक क्या है, एक गोल होना चाहिए कोई भी आदमी को आगे बढ़ने के लिए, और एक पैशन होना चाहिए, जुनून भी होना चाहिए, नहीं, और एक टीम होना चाहिए। जब आपके पास जुनून होगा, गोल होगा और टीम होगा, तो आप यहां से बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट करें। अच्छा, साथियों, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम वीर बहादुर सिंह है और मैं पेशा की बात करूं तो पेशा से मैं अधिवक्ता हूं, लेकिन पिछले 14 सालों से मैं पटना रजिस्ट्री ऑफिस में काम कर रहा था। जमीन जायदाद का जो रजिस्ट्री होता है वही सब करवाते थे। 14 सालों से मेरा वही वर्क था और ये सिस्टम, ये महान सिस्टम मुझे वही देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ रजिस्ट्री ऑफिस में ही। वहाँ पे सुबह से शाम तक मैं टाइम देता था, अपने टाइम को देता था और वहीं से मेरी अचीवमेंट ठीक ठाक थी। बाल बच्चा परिवार का दाल रोटी चल जाता था, ठीक है। और वहाँ से मुझे ये सिस्टम मिला और उस सिस्टम कैसे मिला, किनके थ्रू मिला, वो मैं बारी बारी से बताते चलो जाऊँगा। यहाँ पे फिर नीचे लिखा हुआ है पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। उस समय 3.5 साल, पौने 4 साल पहले मुझे ये पता नहीं था कि पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों का जो नजरिया होता है बहुत ही गड़बड़ होता है। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास कोई काम नहीं हो, वो निकम्मा हो, है ना। उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग है जिसके पास बहुत काम है। और मैं अपने आप को समझता था कि मेरे पास तो बहुत काम है। सुबह 8:30 बजे घर से निकलते थे, आने का कोई टाइमिंग नहीं था। रात के कभी 10 बजे आते थे, कभी 11 बजे आते थे, कभी 12 बजे आते थे, कभी 1:30 बजे आते थे, कभी 2 बजे आते थे। मेरे पास टाइम तो था ही नहीं, तो मुझसे नेटवर्क मार्केटिंग कैसे हो, नहीं। और मैं अपने आप को शो करता था कि मैं बहुत बढ़ जाऊं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था और बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं कमाते थे, लेकिन टाइम भी नहीं था। साथियों, अब मैं कैसे आया इस सिस्टम में, बारी बारी से हमारे गुरुदेव जी जो शुरू में हमको लाए, ये श्री शुभांगी मिश्रा हैं। इनको मैं नहीं जानता था, लेकिन चूंकि रजिस्ट्री ऑफिस में इनका आना जाना होता था और जो है रजिस्ट्रार साहब के माध्यम से मुझे इनसे जान पहचान हुआ और मैंने प्लान नहीं देखा, सीधा सीधा बोले कि सर क्या करना है। तो वहाँ पे बताया गया कि 18,500 का एक पैकेज लेना है। तो डर से मैंने ले लिया, क्योंकि उन्हीं के कलम से मेरा रजिस्ट्री होता था। तो हमें लगा कि किसी तरह से ये बला टला। वो तो बाद में पता चलता है कि बला टला नहीं, बला तो गले ही पड़ गया। तो ये हमारे शुरुआती के गुरुदेव जी हैं शुभांगी मिश्रा, इन्हीं के थ्रू मुझे ये मिला। उसके बाद जो विजन क्लियर हुआ, ये हमारे कुंदन सर हैं। कुंदन सर के लिए जोरदार तालियां चाहेंगे। और संजोग से थैंक यू। संजोग से आज हम लोग के बीच में है और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। थोड़ा नर्वसनेस भी, मैं नर्वस भी थोड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि सर के सामने कभी मैं इस तरह का जो है ट्रेनिंग नहीं लिया हूँ। और वो जो है उंगली पकड़ के मुझे सिखाए हैं, एक एक चीज़ की जानकारी दिए हैं, क्योंकि मैं सीखना नहीं चाहता था, लेकिन वो हमसे दोस्ती किए और दोस्ती में तो सब जायज़ है, नहीं। चलिए, तो सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसके बाद तीसरे जो हमारे साथ में आई ज्योत्सना मैडम, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथियों, थैंक यू। जिस समय ज्योत्सना मैडम से हमारी मुलाकात हुई थी, उस समय मैडम लगता है इमरान वगैरह रही होगी, नहीं मैडम? इमरान वगैरह होंगे, हाँ। उस समय मैडम से हमारी जान पहचान हुई। मैडम को भी मैंने जानता था और फिर मैडम के गाइडलाइन में मैं आ गया। बताया जाता है कि लगातार आपके अपलाइन के सीरीज में बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे, उस तरह से अपलाइन आपको हाथ पकड़ के खींचना चालू करते हैं।
तो तीसरे हमारे गुरुदेव जी जो थे, ज्योत्सना मैडम थी, और ज्योत्सना मैडम से भी मैं थोड़ा सा चोर सिपाही का खेल खेला। जब मैडम को हम देखते थे तो थोड़ा भाग जाते थे, हमको लगता था फिर वही सेफ शॉप, है ना, 2 आदमी से तो पाला पड़ा है, छुटकारा नहीं मिल रहा है, फिर तीसरा आदमी आ गए। उस समय की मैं बात बता रहा था जिस समय मैं फ्रेशर था। उसके बाद चूंकि ज्योत्सना मैडम का असीम कृपा रहा, लगातार मुझे फील्ड में ले जा करके लोगों के सामने प्लान, क्योंकि मुझे प्लान देने नहीं आता था। मैं एक चीज़ और बता दूं, मुझे उस समय तक प्लान देना नहीं आता था, क्योंकि मैं सीखना ही नहीं चाहते थे। एक दिन अटेंडेंस क्या हुआ कि मैडम बोली कि चलिए दिलवादो जी आज मैं आपके साथ चलता हूँ। तो मैं मैडम को लेकर के गया अपने सारू भाई के, हमारे एक सारू भाई हिंदुस्तान प्रेस में है, सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में। तो उनके यहाँ गए, उनका चैम्बर उम्बर में मिला हुआ था, हमको लगा कि बस जाएंगे कहेंगे ज्वाइन कर जाएंगे। तो मैडम को लेकर के गए उनके यहाँ। अब उनके यहाँ जब गए तो फिर मैडम बोली दिलवादो जी प्लान दिखाइए, तो मुझे तो प्लान दिखाने आता नहीं था। लेकिन मैडम के थोड़ा जोर ज़्यादा दी, तो मैंने फोल्डर पलटा और जो भी बुझाया जैसे तैसे बोलने लगा। मैडम को लगा कि शायद इनको नहीं आता है, फिर मैडम भी प्लान दी। हालांकि वो आदमी हमारे सारू भाई आज भी ज्वाइन नहीं। थैंक यू। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ये लगा, एक तो सारू रिलेशन, दूसरा हम भी प्लान दिए, मैडम भी प्लान दी, कहीं वो ज्वाइन नहीं किया। बहुत बुरा लगा और लगा कि अब ऐसा रिलेशन रखने से क्या फायदा। लेकिन मैडम समझाई कि नहीं, एक्चुअली ये बिजनेस का एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस में क्या है, जल्दी लोग ज्वाइन करते नहीं हैं। जैसे जैसे आपकी अचीवमेंट होती चली जाएगी तो लोग आते चले जाएंगे, इसलिए आपको घबराना नहीं है। पेशेंस का गजब मिसाल दी मैडम। तो मैडम के लिए एक बार और जोरदार करना चाहूँगा, क्योंकि आज के डेट में जिस सपना को लेकर हम लोग सारे लोग चले हैं, वो सपना मैडम पूरा कर चुकी है। मैडम ऑलरेडी डायमंड बन चुकी हैं और 8 तारीख का फंक्शन है, ये सारे लोग हम लोग जाते साथियों। उसके बाद चौथा जो हमारे जिंदगी में आए, रवि कुमार शेखर सर। रवि कुमार शेखर सर जो है 3 को पहले से थे, एक और आ गए, 4 हो गए। अच्छा, सब एक से एक। सबसे बड़ी बात है पावर हाउस, है ना। तो अभी वर्तमान में सर के गाइडलाइन में ही सारा काम हो रहा है। सारे हमारे गुरुदेव जी हैं, सबसे बातचीत होते रहती है और इन्हीं लोग के गाइडलाइन में सीखते जा रहे हैं। अभी बहुत कुछ सीखना है। शुरुआती के दौर में मुझे ये लगा कि मैं सब कुछ सीख गया, लेकिन अब जब यहाँ पे आए तो लगा कि कुछ भी नहीं सीखा, है ना, बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो सर के लिए भी जोरदार तालियां। साथियों, ये मेरा छोटा सा परिवार है। एक हम है, एक हमारी मैडम है, एक बेटा है और एक बेटी। यही मेरा छोटा सा परिवार है। और उस समय मैं पद का रिकॉग्निशन हुआ था, वही फोटो मैं यहाँ पे लगाए हुए हैं। अभी मेरा जो लेवल है वो कूलर का है और रैंक 4 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे रैंक 4 का मतलब समझ रहे होंगे, जो हमारे नए साथी हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, वो भी हो सकता है वो अपने अपलाइन से पूछ लें। उसके बाद ये मेरा जो रिकॉग्निशन हुआ था पॉइंट का हुआ था, नहीं कोरल का, है ना। उस समय अजय पंडित सर थे, अजीत कुमार झा सर थे, रवि कुमार शेखर सर थे, ज्योत्सना मैडम थी। सारे लोग के लिए इकट्ठे एक बार ताली हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से मैं जो है लेवल को कंप्लीट कर पाया हूँ। ये मेरी प्यारी सी टीम है, इसके लिए तो जबरदस्त तालियां होंगी, क्योंकि इन्हीं के बदौलत आज मैं रैंक 4 और कोलर जैसे लेवल को अचीव कर पाया हूँ। शायद अगर ये टीम ना होती तो आज मुझे यहाँ पे 2 शब्द बोलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। साथियों, अब प्रश्न उठता है कि सेफ शॉप क्यों करें। जितना चीज जो आप बताएं, ये तो मेरा कुछ पर्सनल था, ये बताना जरूरी था, क्योंकि आज का दिन जैसा कि ट्रेनिंग बताया गया है, ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, क्या क्या हमसे मिस्टेक हुई और आगे हम क्या करने वाले हैं, ये सारा चीज स्लाइड के माध्यम से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे है कि सेफ शॉप क्यों करें। यहाँ लिखा हुआ है एक स्लाइड में, 0 पैसा और थोड़ा समय लगाकर
दो बिजनेस पार्टनर से शुरू किया गया काम आपका बहुत कुछ दे सकता है? इसमें क्या क्या दे सकता है ये हम लोग समझ लें तो आगे का स्लाइड समझना हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें कुछ चीजें लिखा हुआ आर्थिक संपन्नता। अगर आप फेस ऑफ बिजनेस को करते हैं टीम वर्क में तो आपको क्या मिलेगा? आर्थिक संपन्नता मिलेगा, समय की आजादी मिलेगी। जैसे वहां मैं बता रहा था कि सुबह 8:30 बजे घर से निकलते थे और रात के 11 बजे 12 बजे आते थे, है ना? वहां मेरे पास समय नहीं था। यहाँ पे समय की आजादी भी मिलेगा, शीघ्र रिटायरमेंट। अगर यहाँ पे कुछ सरकारी जॉब में होंगे तो 60 साल 62 साल में उनकी रिटायरमेंट होगी, है ना? और यहाँ पर क्या है? शीघ्र रिटायरमेंट, यानी 10,000 लोगों की टीम हो जाती है तो आप यहाँ से रिटायर कर जाते हैं। स्वयं का व्यवसाय, खुद का मालिक। यहाँ पे आपका स्वयं का व्यवसाय है और आप आईडीओ है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर है आप, यानी आपका खुद का व्यवसाय है। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होने का मौका मिलेगा। उसके बाद है सपने पूरे करने का अवसर। वहां जिस काम को मैं कर रहा था, दाल रोटी तो चलते रहता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मैं वहां से उस काम को करना बंद कर देते तो फिर क्या होता? वहां से पैसा आना भी बंद हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि जो मेरा सपना है वो सपना भी पूरा होगा। स्वयं का आपका एक रोजगार है, शून्य लागत का व्यवसाय है। अब शून्य लागत का व्यवसाय मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति सूट ले, डिनर सेट या भगवत गीता या जो भी चीज खरीदे होंगे तो अपने यूज का चीज खरीदे होंगे। अब जैसे आज मैं जो पहन के आया हूँ ये सेट शॉप का है ना, तो ये मैं अगर खरीदा और ये पहन के आया तो ये मेरा क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गया, ये मेरा खर्चा नहीं, तो शून्य लागत हो गया। उसके बाद है सफल व पॉजिटिव लोगों का साथ। इस इन्वायरमेंट में जितने सारे लोग हैं वो करीब करीब सफल हैं और सफलता की ओर अग्रसर होते चले जा रहे हैं। उसके बाद सारे लोग से जब भी आप बात करेंगे तो बी पॉजिटिव, हर समय वो पॉजिटिव रहेगा। कभी भी फोन कीजिए वो बिंदास बात करेगा, है ना? बाकी अदर दुनिया में क्या है, जब मैं रजिस्ट्री ऑफिस में जाता था, कुछ पैसा उसा भी कमाता था, लोग पूछते थे कि कुछ पैसा उसा है तो बोलते थे कि नहीं है, बहुत दिक्कत में चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसा होगा लेकिन उनसे पूछिएगा कि क्या करेंगे, बहुत तरक्की चल रहा है, बहुत स्थिति खराब है। जानते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि हमसे मांगे नहीं, और तो दूसरा कोई लॉजिक हो नहीं सकता है, लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि बोलेंगे तो मांग लेगा कि भाई 5,000 रुपये दो हमको काम, तो पहले ही हम दुखड़ा सुनाते रहते हैं। लेकिन सेफ तो आपके कोई भी बंदा से आप बात कीजिएगा एकदम बिंदास है, ठीक है? उनके चेहरा पे हंसी और खुशी लगातार बरकरार रहेगा और भगवान इसी स्थिति में रहते हैं। तथास्तु। तो बोला कि पैसा नहीं है तो तथास्तु, पैसा नहीं है तथास्तु, पैसा है तथास्तु। हो सकता है कभी बताया जाता है कि 24 घंटे में एक बार जो आप मुख से बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। हो सकता है जिस समय आप बोले कि पैसा नहीं है, भगवान कह दे तथास्तु, जिंदगी भर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है? तो इसमें आने के बाद ये चीज हम लोग सीखे पॉजिटिव लोगों का हर समय साथ रहता है। उसके बाद है कभी न रुकने वाली आमदनी। ये आमदनी ऐसा है, लास्ट में लिखा हुआ है मरने के बाद भी, है ना? थर्ड जनरेशन जो बताया जाता है, बहुत सारे यूट्यूब पे भरे पड़े हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके घर पे लगातार पैसा जा रही है। उसके बाद है अपना अलग पहचान बनाने का मौका। अब यहाँ पे हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ से बोल रहा हूँ तो उनको कहीं ना कहीं कुछ लग रहा होगा कि अच्छा ये लड़का जो है रामकृष्णा नगर में रहता है, अच्छा वकील है पेशा से, अच्छा रजिस्ट्री ऑफिस में भी काम करता है ना? जब ये आदमी कर सकता है तो मैं भी इस काम को कर सकता हूँ और उनसे एक जान पहचान भी होगा। तो धीरे धीरे क्या है, मेरा सर्कल भी बढ़ते चला जा रहा है और मेरे साथ ही नहीं आपके साथ भी ये हो सकता है। साथियों यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। लिखा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस इन दिस वर्ल्ड का सबसे बड़ा व्यवसाय है ना। उसके बाद फिर लिखा हुआ है इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट, है ना। अभी यहाँ हम लोग मार्केट से संबोधित करते हैं वहाँ बिजनेस से, ठीक है। मार्केट ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग, इंडिया में ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट के रूप लेते चला जा रहा है डायरेक्ट से। अब ये दोनों को समाप्त करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट। बहुत सारे ऐसे लोग जानते हैं कि ये क्या है, सामान बेचने का धंधा।
शुरुआती दौर में सर मुझे भी ऐसा लगता था, सामान बेचो पैसा लो, सामान बेचो पैसा लो, तो वो हो गया सेल्समैन। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं नीचे वाला लाइन को, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट। सेलिंग प्रोडक्ट का ये बिजनेस नहीं है। क्या है? इट्स प्लेटफॉर्म टू डेवलप आवर स्किल एंड नॉलेज। आपके स्किल और नॉलेज को डेवलप करने का ये व्यवस्था है। ठीक है, अब क्या है, अब हम लोग इसको समझते हैं, क्योंकि कोई भी चीज आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे माइंड में हर चीज होगा क्यों क्लियर हो गया, तो फिर कैसे करना है वो तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो मैं आप लोग को प्रयास कर रहा हूं क्यों क्लियर करने का। यहां लिखा हुआ है द कंपाउंडिंग साइंस, सॉरी टाइम कंपाउंडिंग साइंस। ये कंपाउंडिंग क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसको कुछ पूछने से पहले मैं आप लोग से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। ये क्वेश्चन हमारे नए साथी से अभी रिसेंट में आप ज्वाइन किए हैं सर, थोड़ा खड़े हो जाएंगे, आपको मस्त एक माध्यम खड़े हो जाएंगे। आपका शुभ नाम क्या है सर? सतीश जी। अभी हम लोग के बीच में सतीश जी हैं, और सतीश जी को मैं एक माध्यम बनाया हूँ, है ना। ये क्वेश्चन सभी लोगों से है, लेकिन सतीश जी को मैं माध्यम बनाया हूँ। सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सतीश जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? काटपुरा फुलवारी से। चलिए, हम लोग के बीच में सतीश जी हैं, और सतीश जी जो है कर्णपुरा फुलवारी शरीफ से बिलोंग करते हैं। सतीश जी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बुरा नहीं मानेंगे? नहीं, देखिए सतीश जी बोले कि हम बुरा नहीं मानेंगे। आज ये क्वेश्चन सभी लोगों से है, ऐसे हम लोग सभी लोगों से ये क्वेश्चन है, सारे लोग, क्योंकि हम लोग आज बातचीत करेंगे सर, नहीं, और आप भी कुछ हाँ वो करते रहेंगे तो मुझे बोलने में मजा आएगा। तो सतीश जी आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, क्लियर है? दो ऑप्शन दूंगा। एक ऑप्शन मैं दूंगा कि आज मैं 1000 दूंगा, कल भी 1000 दूंगा, परसों भी 1000 दूंगा, क्लियर है? ये 1000 मैं 31 जून तक दूंगा, मात्र 31 दिन तक। ये ऑप्शन ये है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मैं आपको 1 पैसा आज दूंगा, कल 2 पैसा दूंगा, ऐसा बोला हूं रुपया नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं 1 पैसा दूंगा, कल 2 पैसा, परसों 4, फिर 8, फिर 16, इस तरह से 31 दिन तक ये भी मैं देते रहूंगा, क्लियर है? ये दो ऑप्शन आपके पास है, एक है 1000 और एक है 1 पैसा। अब सतीश जी आपसे मेरा ये प्रश्न है, दोनों में से कौन सा रकम लेना पसंद करेंगे आप? 1000। चलिए सतीश जी के लिए जोरदार तालियां होंगी, क्योंकि हमारे अपलाइन भी हमसे जब पूछे थे तो मैं भी यही बोला था कि 1000, क्योंकि 1000 31 दिन, 31वां दिन कितना हो जाएगा सर? 31,000, है ना, भारी में तो 31,000 हो जाएगा। और 1 पैसा 31वां दिन तक कितना होगा? कोई हमारे साथी बताएंगे? कोई काउंटिंग नहीं है हमारे विषय के, बोले कोई काउंटिंग नहीं है। और कोई हमारे साथी है जो बता सकते हैं कि 1 पैसा, कुछ सीनियर लीडर को छोड़ कुछ सीनियर लीडर को छोड़ के 1 पैसा 31वां दिन तक कितना रकम हो जाएगा? ठीक बताइए, मैडम कुछ बोलना चाहेंगे? 107 करोड़ कितना हो जाएगा? अब सोच लीजिए सतीश जी, आप 107 करोड़ को लात मारे हैं, क्यों? बैठ जाइए, सर के लिए जोरदार तालियां। साथियों एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक क्या है? हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, जिस समाज में पले बड़े हैं, हम लोग को प्रोग्रामिंग जो माइंड में किया गया है, एक ही चीज किया गया है कि बेटा बढ़िया से पढ़, बेटा बढ़िया से पढ़ लिख के अच्छा नौकरी ले लो, उसके बाद शादी कर देंगे, फिर तुम्हारे बाल बच्चा हो जाएगा, फिर उसको भी तुम यही शिक्षा देना कि बेटा पढ़, नौकरी कर, शादी विवाह कर देंगे। बस यही प्रक्रिया हम लोग के अंदर, हम लोग के साथ चल रहा है बचपन से लेके अभी। तो हम लोग उसी समाज में पले बढ़े हैं, तो हम लोग को वही दिखता है ना। इसको हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझते हैं, कैसे कंपाउंड होता है। यहां लिखा हुआ है सर, टाइम, मनी और एफर्ट। कोई भी काम करने के लिए टाइम देना होगा, थोड़ा पैसा भी लगाना होगा, उसके बाद एफर्ट भी लगाना होगा, मेहनत भी करना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये दो हाथों से मेहनत करके, एक नंबर वाला बात कर रहे हैं, 2 नंबर वाला है, 2 नंबर में तो आदमी 1 देगा 7 लाख कमा लेगा, उसकी चर्चा हमने करें। 1 नंबर वाली बात। तो अब हमें ये बताइए कि ये 2 हाथों से, क्योंकि कोई भी आदमी 8 से 10 घंटा 12 घंटा इससे ज्यादा क्या मेहनत करेगा, नहीं। तो 8, 10, 12 घंटे की मेहनत करके 2 हाथों से कितना रुपया कमाया जा सकता है? 1 नंबर में लमसम 50,000, 60,000, 70, 80, 1 लाख, 1.5 लाख, क्या इससे ज्यादा नहीं कमाया जा सकता, नहीं। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? अदर्स पीपुल टाइम, अदर्स पीपुल टाइम, अदर्स पीपुल मनी, अदर्स पीपल एफर्ट। यहां पर क्या हो रहा है? अब जैसे हम लोग के बीच में अजय सर और ज्योत्सना मैडम बैठी हुई है। 4-5 साल 6 साल पहले सर इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे और आज 10,000 एंड एवर लोगों का नेटवर्क। तो सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा, हम कि अजय सर? क्यों? क्योंकि उनके साथ 10,000 एंड एवर लोग हैं और हम अकेले काम कर रहे हैं और बार बार बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। और ये बुढ़ापा तक बोलेंगे जब तक शरीर चलेगा। और लास्ट में भगवान बुला लेंगे तो कहेंगे भगवान थोड़ा सा और वक्त दे दो। तो अरे भाई इतना वक्त दिए, उस समय तो बार बार बोला टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो अब तुमको साल 2 साल दे ही देंगे तो तुम क्या उखाड़ लेगा? ये समझ और साल 2 साल तुमको और हम बढ़ा ही देते हैं टाइम, तो क्या कर लोगे? क्योंकि 70 साल 80 साल तक तो बोला कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अब पैसों नहीं। तो साथियों क्या है, हम लोग के पास एक सिस्टम है, इसे समझने की जरूरत है ना। इसमें भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा, ईमानदारी से। क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है कि टीम के लोगों के साथ रह के आपको टीम बिल्डअप करना, तो इसमें मेहनत जो है ईमानदारी से करना होगा। बाकी दुनिया में आप बेईमानी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, चले, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा और धीरे धीरे आपका टीम जो है आपको छोड़ के चले जाएगी, उस समय बहुत अफसोस होगा। तो यहाँ पे लास्ट में हम लिखे कि जो सपने थे अधूरे अब होंगे पूरे। जैसे हम लोग के बीच में ज्योत्सना मैडम और अजय सर हैं, अब उनका सपना यहाँ से पूरा होने लगा, लेकिन 3-4 साल कष्ट था उनको, नहीं। और हम क्या कर रहे थे? 14 साल से कष्ट झेल रहे थे। 14 साल और झेलते, 14 साल और झेलते और लास्ट में हो जाते बूढ़े और कहते कि मेरे पास पैसा नहीं है और टाइम भी नहीं है, शरीर में जान भी नहीं रहा। अब देखिए सर का चेहरा एकदम चमक रहा है, नहीं? तो सर के लिए जोरदार करेंगे। साथियों अब हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये कुछ काम की बातें हुई, इसे समझना जरूरी था। अब क्या है, हम लोग सक्सेस पाथ, यहाँ लिखा हुआ है सक्सेस पाथ, है ना, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है रास्ता। साथियों जिस रास्ता पे हम लोग चल रहे हैं वो पाथ PATH यानी 4 पिलर है। इसको हम लोग 4 पिलर समझ लें। 4 पिलर समझने का 4 पिलर है। अगर कोई एक छोटा सा मकान बनाना है तो 4 पिलर, अगर चारों पिलर मजबूत हो तो मकान ऊपर भी लेकर के जा सकते हैं, 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला, है ना। लेकिन अगर पिलर कमजोर रह गया तो 1 से 2 तल्ला के बाद ऊपर आके गिर जाएगा, है ना। तो ये 4 पिलर जो है ये समझना बहुत जरूरी है और इसी 4 पिलर पे हमारा सिस्टम टिका हुआ है। तो बारी बारी से हम लोग समझते हैं, समझने के लिए तैयार हैं आप लोग? चलिए, और थोड़ा सा हाँ वो बोलते रहिएगा तो हमको मजा आएगा। तो साथियों सबसे पहले है P4 पेशेंस। पेशेंस मींस धैर्य, है ना। कैसा वाला धैर्य? पक्का वाला या फिर बस धैर्य, है ना। अब धैर्य के मतलब हम लोग समझते हैं। अब जैसे हम ज्वाइन कर गए और ज्वाइन करने के बाद क्या कर रहे हैं, हम धैर्य रखे हुए हैं कि हम 4 साल में डायमंड बन जाएंगे और काम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो डायमंड बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। तो धैर्य तो रखे हुए हैं, है ना। तो कैसा वाला धैर्य नहीं चाहिए। कैसा वाला धैर्य चाहिए? जैसे हमको मान लिया जाए कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी तय करना है ना, और यहाँ से हम चलना चालू करेंगे ऐसे, तो कभी न कभी तो 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे चलेंगे तो भी तय कर लेंगे, और उसको क्या बोलता है, घुसक घुसक के चलेंगे तो भी तय कर लेंगे। लेकिन अगर एक जगह हम खड़ा है
और सोच रहे हैं कि 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे, तो तय हो जाएगा? नहीं होगा। तो यानी क्या करना है? चलते रहना है और धैर्य रखे हुए रहना है। धैर्य का मतलब क्या होता है? जैसे एक अंतरराष्ट्रीय सर्वे है, उसमें बताया गया है कि 10, 7, 4, 1 का फॉर्मूला काम करता है। क्या क्या काम करता है? 10, 7, 4, 1। अब इसको शेषों को समझते हैं। अगर हम लोग 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, कितने लोगों को प्लान दिखाते हैं? 10 लोगों को। तो 10 लोगों को हमने प्लान दिखाया, तो उसमें 7 लोग हो सकता है सुने, कैसा आप बताओ, है ना? 4 लोग जो है बोलेंगे कि चलो ठीक ही है ना, लेकिन उसमें ज्वाइन 1 लोग करेंगे। यानी रेशियो क्या है? 10 में 1। तो इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय सर्वे है, वो बताती है कि 10, 7, 4, 1। तो उस समय घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया और 1 ही लोग ज्वाइन किया, अब कैसे होगा? 10,000 लोग का टीम बनाना है, ये बहुत बड़ी बात है। साथियों, जब किसान खेत में अपने बीज को बोता है, तो जितना बीज बोता है वो सारे के सारे जन्म जाते होंगे, है ना? उसमें से कुछ क्या है, चिड़िया उड़िया भी चूक जाती होगी, कुछ जो है बीज गल जाता होगा, कुछ बीज जो है इधर उधर खराब हो जाता होगा, और कुछ बीज है ना वहां से अंकुरित होता होगा। ठीक है, तो किसान सोच ले कि हम इतना बीज बोए, इसमें से इतना ही जन्मा, और वो दुखी हो जाए। तो ये चूंकि रेशियो है ना, ये रेशियो है। जैसे अगर ट्रेन में 25 डब्बा, ट्रेन में क्या है? 25 डब्बा है, तो उसमें मात्र 5 ही वो एसी का होगा। अब पूछिए कि 6 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं है? अरे भाई यही रेशियो है ना, हर जगह यही रेशियो है। तो उस समय क्या करने की जरूरत है? पेशेंस रखने की जरूरत है। नहीं, उस समय पेशेंस रखने की जरूरत है। अब इसको एक और हम लोग समझते हैं पेशेंस। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास 5 गोली है, गोली समझ रहे हैं जो खेलते हैं हम लोग बचपन में, शीशा का, उसको क्या बोलते हैं? कंचा, कंचा गोली, है ना ये। अब आपके पास 5 गोली है और एक गड्ढा है, अब उसमें 2 को डालना है। कितने को डालना है? 2 को डालना है। जैसे हम लोग को सेक्शन में क्या बताते हैं? आप आए, एक लेफ्ट और एक राइट, 2, है ना, 2 ही बनाना है, तो आपको आइडेंटिफाई कर जाते हैं। तो उसमें भी अगर हमारे पास 5 कच्चा है और हम उस गड्ढा में चाहते हैं डालना, तो ये जरूरी है कि 5 के 5 डल जाएगा? कोई जरूरी नहीं। हो सकता है एक भी ना डले, हो सकता है 1-2 डल भी जाए, है ना, लेकिन संभावना कम ही रहता है। लेकिन अगर हमारे पास 40-50 गोली, कितना गोली है? 40-50 गोली है, तो हम आंख बंद करके भी अगर देखेंगे तो उसमें तो 2 जरूर भी गल जाए। यस या नो? क्लियर है? तो कहने का मतलब कि जब हम लोग इस सिस्टम में आते हैं, तो इस सिस्टम में जितना बड़ा जिसका लिस्ट होगा, यानी जितना बड़ा लिस्ट जो बनाएंगे, उनकी सफलता उतनी जल्दी होगी, है ना। दूसरा है एटीट्यूड। क्या है इसका मतलब? क्या होता है? नजरिया, है ना। तो नजरिया 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, है ना। बोरिंग तो नहीं हो रहा है आप लोग, है ना, थोड़ा समझिएगा। एटीट्यूड मीन्स नजरिया, और नजरिया 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे एक गिलास पानी है ना, तो मान लिया जाए कि वो गिलास जो है आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, तो कुछ लोग क्या बोलेंगे कि गिलास आधा भरा हुआ है, कुछ लोग बोलेंगे आधा खाली है। बात उतना ही है, लेकिन वहां पे क्या दर्शाता है? निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो नजरिया हर लोगों का, किसी का पॉजिटिव हो सकता है, किसी का निगेटिव भी हो सकता है। नजरिया पर मुझे एक कहानी याद आया, वो मैं आप लोग को सुनाना चाहूंगा। रामचंद्र जी का नाम कितने लोग सुने? सारे लोग सुने। अभी कौन सा काल चल रहा है? कलयुग। ऐसा बताया जाता है कि कलयुग में हनुमान जी हैं। जब जब कहीं न कहीं रामचंद्र जी की चर्चा होती है, तो वहां पे ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी किसी न किसी रूप में आते हैं। मानते हैं आप लोग? चलिए, तो क्या हुआ कि ये कहानी बहुत ऐसे साथी हैं जो सुने हुए भी होंगे, जो हमारे नए साथी हैं वो नहीं सुने हैं, उनको मैं सुनाना चाहता हूँ, और जो हमारे पुराने साथी हैं उनको रिपीट हो जाए। क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा।
थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं बढ़िया से अच्छे से, क्योंकि भाई संस्कार की बातें हो रही है, रामचंद्र जी की बातें हो रही है, हनुमान जी की बात हो रही है। तो क्या था कि एक रामदास जी, एक चौक बोला जाता है, दूरा दरवाजा है, वहां पे क्या था कि रामदास जी जो है रामचंद्र जी का चर्चा कर रहे थे, टिप्पणी बता रहे थे उनके बारे में, रामचंद्र जी ऐसे थे वैसे थे सारा कुछ। तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हनुमान जी को पूरा रस आ रहा था। जब रामचंद्र जी का चर्चा हो गया तो हनुमान जी को रस आ रहा था कि हमारे प्रभु रामचंद्र जी का चर्चा हो रहा है, ये रामदास कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे। लेकिन तीसरा दिन क्या हुआ, विवाद खड़ा हो गया। विवाद खड़ा क्या हो गया कि रामदास जी बोलते बोलते एक बात बोल गए। क्या बोल गए? वो बोलते बोलते बोल गए कि जब सीता जी अशोक वाटिका में थी, जब सीता जी अशोक वाटिका में थी तो वहां के सारे फूल उजला था। क्या था? उजला था। अब हनुमान जी को लगा कि ये रामदास जी तो गए नहीं थे वहां, यहाँ पे सीता माता थी, गए तो हम थे या हमारे प्रभु गए थे, इनको कैसे पता चला कि वहां का सारा फूल उजला था? हनुमान जी क्या था कि वो जो भेष बनाए हुए थे वहां पे कंबल उम्बल लपेटे हुए थे और उसके बाद वो खड़े हो गए, खड़ा हो गए और खड़ा होकर के बोले कि झूठ, बिल्कुल झूठ। देखो वहां पे क्या था, वहां के जितने सारे फूल थे वो सब फूल जो था लाल था। अब रामदास जी यहाँ से बोल रहे थे तो उनको लगा कि तुम कौन हो? हनुमान जी बोले कि मैं हनुमान हूँ, क्योंकि वो भेष बदले हुए थे, लेकिन वो बताया कि मैं हनुमान हूँ। बोले कि हनुमान रहो या कुछ रहो, वहां का सारा फूल उजला था, मैं बोला उजला तो उजला ही था। हनुमान जी खड़े हो गए, बोले कि नहीं वहां का सारा फूल लाल था। अब क्या हो गया? विवाद हो गया। अब विवाद हो गया तो कहाँ जाएगा? पंच के यहाँ नहीं। तो हनुमान जी बोले कि ऐसा करो, वहां मैं गया था और हमारे प्रभु रामचंद्र जी गए थे, चले हम लोग रामचंद्र जी के यहाँ वही बताएंगे कि फूल उजला था या लाल था। रामदास जी बोले कि ठीक है चलो। हनुमान जी क्या काम किए कि कंधा पर बैठाए और उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास लेकर गए। अब वहां पर गए तो जब वहां पर गए तो हनुमान जी बोले कि प्रभु ऐसा है, ये 3 दिन से ये पृथ्वी के जो मानव है ये बोल रहा था, 3 दिन से सब बात सही बोल रहा था, लेकिन आज जो है ये गलत बोला। अब इससे क्या होगा कि पूरे समाज में गलत मैसेज आएगा। ये बोल रहा था कि वहां जो अशोक वाटिका में जितने सारे फूल थे वो सब उजला था, जबकि गया मैं था और आप गए थे। अब आप ही बताइए कि फूल उजला था या लाल? रामचंद्र जी को लगा कि हनुमान जो कह रहा है यह बात सही है, रामदास जी जो बोल रहे हैं ये भी बात सही है। अब वो थोड़ा फंस गए दुविधा में। बोले हनुमान ऐसा है, इसमें काहे के लिए तुम पढ़ते हो, फूल लाल रहे या उजला रहे क्या लेना देना? हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी बोले नहीं हम समझ गए, आप जो है क्या करना चाहते हैं। माता सीता थी, माता सीता से जाकर के हम पूछे। तो बोले कि ठीक है उन्हीं से जाकर के पूछ लो। हनुमान जी फिर रामदास जी को कंधा पर उठाए और गए माता जी के पास। अब माता जी से भी वही प्रश्न किए हनुमान जी। तो माता जी बोले कि हनुमान छोड़ो उजला था या लाल था? तो नहीं माता आप बताइए, क्योंकि आप जो है 1 महीना वहां रही थी। तो माता जी बोली कि हनुमान ऐसा है कि एक्चुअली वहां के सारे फूल वाकई में उजला नहीं थे। अब हनुमान जी को लगा कि माता भी झूठ बोल रही, मैं अपने आंखों से देखा हूं वहां के सारा फूल लाल था। तो माता जी समझाई कि हनुमान ऐसा है क्योंकि तुम्हारे प्रभु के पत्नी को, तुम्हारे प्रभु के पत्नी को कोई हर के ले आया तो तुम्हारे दिमाग में मारने और मराने की प्रवृत्ति जागृत हो गई थी। तुमको बार बार लग रहा था कि तुम मार दे, ये करे, विध्वंस तुम्हारे दिमाग में जो है चल रहा था। तो वहां के जितने सारे चीज जो है तुमको लाल लाल दिखाई दे रहा था, क्योंकि तुम्हारे आंखों में लाल रक्त निकल गया था, है ना। तो हर चीज तुमको लाल लाल दिखाई दे रहा था। वाकई में वहां का जो भी फूल था सब उजला ही था। जोरदार तालियां। तो कहने का मतलब है
कि जब हम लोग इस बिजनेस को या इस प्रोडक्ट को जब मार्केट में लेकर के जाते हैं कुछ लोगों के पास जो हमारे जान पहचान के होते हैं, और जब उनको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये एक प्रोडक्ट है, अगर अपने सुविधा और बजट के अनुसार आप लेते हो तो आप भी यहाँ से लाखों और करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। अब वो व्यक्ति हमें बचपन से देखते हुए आया है ना, और उसको लग रहा है कि बिहार में बंद है और ये बोल रहा है करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। आज तक हम लोग तो करोड़ों रुपया कमाए नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे हैं, अब ये बता रहा है कि यहाँ से खरीदोगे तो करोड़ों रुपया कमाओगे, ऐसा होता ही नहीं। या बहुत सारी ऐसे कंपनियां आई और गई, लोगों को ठगी, है ना, तो वो लोग ठगाए, तो इस पर भी जल्दी से विश्वास उनको नहीं होता है। लेकिन साथियों, जब वो हमारे साथ आते हैं और कंधे से कंधे मिला के जब काम करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे जब उनका विजन क्लियर होने लगता है, तब उनको लगता है सही में यहाँ से लाखों करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। साथियों, तीसरा जो आता है, तीसरा जो पिलर है हम लोग का, वो है टीच एबिलिटी। क्या है टीच एबिलिटी? का मतलब क्या होता है? सीखने और सिखाने की जिज्ञासा। साथियों, ये हमारा ऐसा बिजनेस है, ये बिजनेस सीख करके ही किया जा सकता है। हालांकि दुनिया के कोई भी काम बिना सीखे हुए अगर आप करेंगे तो वो आपसे नहीं होगा। अब मैं एक छोटा उदाहरण लेता हूँ। एक साइकिल है और उसको हम ना सीखें तो वो हमें पटक मारती है। लेकिन अगर हम हवाई जहाज भी सीख ले तो हवाई जहाज को भी उड़ा सकते हैं। अब ये छोटी सी साइकिल जो कि बिना सीखे हुए नहीं चलाया जा सकता है, तो हवाई जहाज अगर हम लोग को चलाना हो तो बिना सीखे हुए कैसे चलाएंगे? लेकिन अगर सीख जाते हैं तो वो छोटी सी साइकिल भी मजे मजे में चला लेते हैं। कभी कभी तो क्या होता है, हाथ छोड़ के भी चला लेते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो मोटरसाइकिल में हाथ छोड़ के चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है ना, ठीक हम गिरेंगे नहीं। तो सीख जाने का ये फायदा है। तो यहाँ पर भी है सीखने और सिखाने की जिज्ञासा। अब क्या है कि हम लोग सिखाने पे ज्यादा जोर देते हैं, सीखने पे जोर नहीं देते हैं, सिखाने पे ज्यादा जोर देते हैं। अब जैसे अभी किसी को सर में दर्द हो और कुछ देखे कि बहुत सर में दर्द है, तो खटाक से हम लोग डॉक्टर हैं लेकिन दवाई का नाम जरूर बता दें, है ना, क्योंकि क्या है सुनते आए हैं, है ना, तो बता दें अब वो दवाई रिएक्शन करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, क्या उसका कॉम्बिनेशन है, हम लोग नहीं जानते, लेकिन खटाक से बता देते हैं। तो वही चीज है, जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे टकराते हैं, निगेटिव लोग, है ना, कि ऐसा नहीं होता है, मैं भी ऐसे किया था, कुछ फालतू में इसमें फंस गया, ये हो गया, बहुत सारा चीज बताता है। तो हम लोग उनके बातों में आ जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं, क्विट कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे साथी भी हम लोग के साथ टकराते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, जिनको जानकारी है नेटवर्क मार्केटिंग का, अच्छे से जानकारी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है, अरबों रुपया कमाया जा सकता है, और वो अकेले नहीं टीम से कमाया जाता है। वो जब आपसे टकराते हैं और जब वो आपसे पूछना चालू करते हैं तो आपके पास नॉलेज होता नहीं है। अब जब नॉलेज होता नहीं है तो उसको लगता है ये नटूरा के पास नॉलेज नहीं है, तो इसके साथ जुड़ने से हमको क्या फायदा? बेचारा वो जुड़ना चाह रहा था, लेकिन आपके नॉलेज के कमी के कारण वो हम लोग के साथ नहीं जुड़ पाता। तो क्या है, अगर धीरे धीरे हम लोग इसकी बारीकियों को सीख जाए तो आसानी से दोनों आदमी जुड़ सकता है, नहीं तो इसके लिए जुड़ जाता है। साथियों, चौथा जो पिलर है वो है ऑनेस्टी, है ना। इससे पहले मैं चर्चा किया था कि बाकी दुनिया में क्या है नहीं है डजेंट मैटर, लेकिन अगर इस दुनिया में आप कदम रखते हैं तो आपको ईमानदारी रखना ही पड़ेगा। बिना ईमानदार हुए आपसे ये बिजनेस नहीं होगा। मैं स्टेज के माध्यम से बोलता हूँ, जिस दिन आपका ईमानदारी लड़खड़ाया उस दिन आप यहाँ से क्विट कर जाएंगे, चाहे मैं ही क्यों ना। कोई भी व्यक्ति जहां ईमानदारी में थोड़ा सा खोट आया, आप यहां से क्विट कर जाएंगे, आप यहां पे नहीं करेंगे। बाकी दुनिया में क्या है नहीं है, क्योंकि मैं भी कोर्ट कचहरी से आया हूँ, उसमें मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जानना चाहूँगा, तो कुछ ऐसे साथी होंगे जो बुरा मान जाएंगे, तो मैं उसमें क्यों घुसूँ। नहीं, बाकी का दुनिया वही है, लेकिन इस दुनिया में पूरी तरह से ईमानदार आपको बनना पड़ेगा। अगर अभी तक नहीं है तो आज से सुधर जाइए, नहीं तो कल से मुट्ठी मांगे कि आज भर बेईमान रहेंगे, कल से सुधर जाएंगे, नहीं
तो फिर कल भी मत मानिए, एकदम मानिए सारा परसों से, कल वाला काम निपटा के परसों से पूरी तरह से ईमानदार बन जाएगा, लेकिन बनना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। नहीं बनेंगे तो कुछ करेंगे, सीधा बात, चाहे आप पीठ कितना कहीं क्यों न बना लें। साथियों, इस पर भी मैं छोटी सी कहानी बताऊं, हंसी मजाक वाली बात है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन जो जानते होंगे उनको रिपीट हो जाएगा और जो नहीं जानते होंगे वो जान जाएंगे। इस पर एक कहानी क्या है, एक लकड़हारा था। क्या था? एक लकड़हारा, लकड़हारा मतलब लकड़ी काटने वाला, नहीं, तो तालाब के किनारे जो है वो लकड़ी काट रहा था, और लकड़ी काटते काटते क्या हुआ, उसका लकड़ी काटने वाला के क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी, है ना, वो कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। काटते काटते क्या हुआ कि वो कुल्हाड़ी जो है उसका नदी में गिर जाता है। तो जब उसका कुल्हाड़ी नदी में गिर जाता है तो वो क्या हुआ कि नदी जो है पूरा गहरा था और उसको तैरने नहीं आता था। अगर हम लोग जैसे तैर आता था तो जाकर के कूद के निकाल देते, नहीं, लेकिन वो बेचारा तैरना नहीं जानता था, तो वो रोने लगा कि अब मेरा जीव को उपार्जन का जो साधन था वही नहीं। अब रोने लगा तो क्या हुआ कि उस तालाब में से जल देवता प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? जल देवता प्रकट हुए और बोले कि उस समय जो चल रहा था जो वो सतयुग का युग था। कौन सा युग चल रहा था? सतयुग का, है ना। तो क्या हुआ कि जल देवता प्रकट हुए और बोले कि क्या है भक्त, तो ये बताए कि प्रभु ऐसा है, मैं कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था और ये नदी में गिर गया है। तो जल देवता को एक मस्खरी सूझा। वो क्या किए कि जल में गए और डुबकी मारे और एक चांदी का कुल्हाड़ी निकाले। किस चीज का कुल्हाड़ी निकाले? चांदी का कुल्हाड़ी निकाले और परीक्षा लेने लगे कि यही तुम्हारा कुल्हाड़ी है। तो वो जो लकड़हारा था वो बोला नहीं नहीं प्रभु, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जल देवता जो है दोबारा डुबकी लगाए और दोबारा में सोना का कुल्हाड़ी निकाले, है ना। तो सोना की कुल्हाड़ी देख करके भी, क्योंकि सतयुग का समय चल रहा था, तो सतयुग के समय में क्या था, सब बोलना था, है ना। तो बोला कि नहीं प्रभु, ये भी मेरा नहीं है। उसके बाद तीसरा डुबकी जब लगाए तो लोहा का कुल्हाड़ी निकाले तो बोले हाँ यही है। अब जल देवता उनके ईमानदारी से इतना प्रसन्न हो गए कि तीनों कुल्हाड़ी उनको दे दिए। क्या किए? तीनों कुल्हाड़ी उस लकड़हारे को दे दिए। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और खुश होकर के तीनों कुल्हाड़ी अपने घर को लेकर के चला गया। युग चेंज हुआ, युग आ गया कल युग का। अब वही लकड़हारा कलयुग में भी जन्म लिया, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि 84 लाख जोनी में हम लोग को भटकना होता है और हम लोग अभी जो है मानव जोनी में है ना। ये सबसे उत्तम जोनी माना जाता है। मानव जोनी जो है सबसे उत्तम जोनी माना जाता है। तो जो है कलयुग में वो लकड़हारा फिर जन्म लिया और फिर वही काम मिला उसको, लकड़ी काटने का ही। फिर उसी नदी किनारे पर गया और लकड़ी जो है, सॉरी हाँ, वो वहां पे फिर गया और जो है लकड़ी काटने के लिए गया। उस जो है पेड़ पे चढ़ा और जो है स्टार्ट किया और इधर उधर देखा तो जल देवता क्या किए, अपने माया से, है ना, अपने माया से उनकी पत्नी को उस जल में डूबते हुए दिखाई दिया। ये जल देवता का माया था, वो माया रचे और उनकी पत्नी को डूबते हुए दिखाई दिया। अब वो लकड़हारा जो था वो लकड़ी क्या काटेगा, देख लगा कि भाई पत्नी डूब रही है, तो वो रोने लगा कि मेरी पत्नी डूब रही है। तो क्या हुआ कि वो जो जल देवता थे फिर प्रकट हुए, बोले कि क्या है बस। तो बोले कि अभी अभी हमारी पत्नी जो है इसमें डूब गई है। बोले कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी पत्नी को निकाल देते हैं। उसके बाद जो है वो तालाब में गए और डुबकी मारे। डुबकी ज्यों ही मारे तो कैटरीना कैफ को निकाले। किनको निकाले? कैटरीना कैफ को। अब ज्यों ही निकाले तो ये पूछे कि यही है तुम्हारी बीवी? बोले हाँ प्रभु यही हमारी बीवी। ठीक है। अब जो जल देवता थे वो पुत्र हो गए। लगा कि ये आदमी कलयुग में जो है इतना धूर्त हो गया है, इतना झूठ बोलने लगा, जबकि सतयुग में यही आदमी सोना के कुल्हाड़ी में मैं दे रहा था तो ये लेने के लिए तैयार नहीं था। और अभी जो है इसकी बीवी नहीं है, लेकिन दूसरी जो बीवी को बोल रहा है कि हाँ मेरी ही बीवी है। ठीक है। तो जाकर के पूछे कि भाई इसके पीछे क्या लॉजिक है, तुम तो झूठ बोल रहे हो। और पुत्र हो गए, पुत्र होकर के पूछने लगे। वो लकड़हारा थोड़ा सा डर गया, लेकिन बोला कि प्रभु ऐसी बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बात ऐसी है कि हमको वो घटना याद है, सतयुग की घटना मुझे याद है। उस समय क्या हुआ था कि आप जो है चांदी के कुल्हाड़ी निकाले, सोना का कुल्हाड़ी निकाले, फिर मेरा लोहा का कुल्हाड़ी निकाले और तीनों मुझे दे दिए।
प्रभु मुझे याद है कि अभी कैटरीना कैफ को निकाले, फिर प्रीति जिंटा को निकालिएगा, फिर मेरी वाली को निकालिएगा और तीनों मुझे लास्ट में दे दीजिएगा। तो गौर से सोचिए, एक चीज का भरण पोषण हम करते पा रहे हैं और तीनों को करना मेरे लिए असंभव। बाकी इसका मर्म हम लोग सारे लोग समझ ही रहे हैं। तो ये हम लोग के पास 4 पिलर है। अब ये चारों पिलर जो है जितना मजबूत होगा, जितना जल्दी हम लोग मजबूत कर लेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। साथियों, उसके बाद आता है व्हाट टू डू। ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। अगर इस सिस्टम में आपको 100% सफलता चाहिए, 100% सफलता चाहिए, तो ये 3 चीजों को मानना होगा। सबसे पहले क्या है? 90% थैंक यू। अब 90% एक्साइटमेंट का मतलब हम लोग समझते हैं जोर से ताली बजाना। तो ये भी एक पार्ट है। जो आस पड़ोस के हमारे अगल बगल में बैठ करके जो झूक रहे होंगे, तुमसे कि वही इस बात में उठ गए होंगे कि लेकिन हो क्या रहा है, नहीं। तो ये भी एक प्रोसेस है 90% एक्साइटमेंट का। लेकिन यही एक नहीं है कि ताली खाली बजाना। फील्ड में 90% एक्साइटमेंट दिखाना है। जैसे जब हम लोग फील्ड में जाते हैं और किसी को प्लान दिखाते हैं तो क्या होता है? प्लान दिखाए, उसके बाद आदमी क्या करता है? फोल्डर को बंद कर देता है। नहीं, हम सब जानते हैं, ठीक है। फिर दूसरा के पास गए, फिर वो भी बोला नहीं भाई ये हमको नहीं करना है, ये हम सब जानते हैं। फिर तीसरा के पास गए, उसको भी दिखाए और वो भी बोला कि हम सब जानते हैं, तुम आज इसमें आए हो, हम इसमें प्रिंसिपल है इसका, है ना। अब 4-5 लोगों को हम प्लान दिखा दिए और चारों पांचों में से एक भी ज्वाइन नहीं किया, तो हमारा चेहरा कैसा हो जाता है? सेव की तरह हो जाता है। नहीं लगता है अब ये काम हमसे नहीं होगा, क्योंकि 5-6 लोगों को प्लान दिखाए, इसमें से एक भी नहीं जुड़ा, इसका मतलब है हमसे अब ये काम नहीं होगा। साथियों, उसी समय एक्साइटमेंट की जरूरत होती है। वो व्यक्ति जो ना बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं ज्वाइन करेगा, वो ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। हमारे नरसिंह ग्रिवाल सर के शब्दों में अगर कहें, उनके लिए जोरदार तालियां होंगी। नरसिंह ग्रिवाल सर बताते हैं कि आए तो बेस्ट, नहीं तो 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 नेक्स्ट। आए तो बहुत अच्छा, मिलके काम करेंगे, नहीं आए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। और यही करते करते कब आप डायमंड बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और ये थैंक यू। और ये सबके साथ होगा, क्योंकि एक कहावत है कि सास भी कभी बहू भी नहीं। तो आज जो सास को कष्ट हुआ है, तो क्या लगता है बहू को नहीं होगा? होगा, है ना। ये होगा, ये ट्रूथ है, ये सत्य है। लेकिन अगर इसको हम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना ही अच्छा। कोई आदमी 2 महीना में एक्सेप्ट करेगा, कोई 6 महीना में करेगा, कोई साल भर में करेगा। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी ये काम जो है आपसे तेजी गति में होगा। क्लियर है? 90% एक्साइटमेंट। 8% टेक्निक है, इस पे हम लोग थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। और 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग मतलब अच्छा तालमेल, है ना। ये बिजनेस जो है देखने में भले 2% है, लेकिन सर 98% से भारी पड़ता है। कैसे? अब जैसे आपके पास मान लिया जाए 10 लाख 15 लाख का कार हो और उसमें 10 रुपया का हवा ना हो टायर में, तो क्या होगा? वो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। 10 लाख 12 लाख का जो आपका गाड़ी है वो 10 रुपया के हवा के चलते वो नहीं चल सकता। तो क्या लगता है कि आपका 10,000 15,000 लोगों का टीम होगा और आपका और टीम के साथ फाइन ट्यूनिंग अच्छा नहीं होगा, तो क्या लगता है कि वो आपका टीम चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो ये 2% सब पे भारी। देखिए